नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ट्विटर स्किल इंडिया एकेडमी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एसपीएमसीएल आईजीएम मॉक टेस्ट 5। यह मॉक टेस्ट 1 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन है, आमतौर पर बेयरिंग बुश बने होते हैं। जनरली बेयरिंग बुश आर मेड कॉपर, ब्रास, वाइट मेटल या गन मेटल। करेक्ट आंसर बताना है आपको इसका कि बेयरिंग बुश बने होते हैं। अभी देखो, कॉपर जो होता है, कॉपर कॉपर पायराइड या कॉपर पायराइड से बनाया होता है, पाया जाता है। ठीक है, कॉपर का एस क्या होता है, कॉपर पायराइड या केसेटोराइड। ठीक है, कॉपर का गलनांक कितना होता है हमारा 1083। कॉपर का रंग कैसा होता है, रेड रंग लिए ग्रीन। ये हमको ध्यान रखना है कॉपर से रिलेटेड। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन हमारे पूछ सकता है, या तो पूछेगा कॉपर का एस क्या है, या फिर गलनांक क्या है, या कॉपर का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब नीचे दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा ब्रास। ब्रास बोले तो पीतल। पीतल कैसे बना होता है, पीतल बना होता है तांबा और जिंक से मिलकर क्या बना होता है हमारा ब्रास। वाइट मेटल, वाइट मेटल का शॉर्ट ट्रिक क्या थी, वाइट वाइट कलर में कोई लेटी एंटी, कोई लेटी एंटी। तो का से बन गया कास्ट आयरन, ले से बन गया लेड, टी से बन गया टिन और एंटी से बन गया एंटीमनी। कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, वाइट मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब गन मेटल क्या होता है, गन मेटल क्या होता है, कोजीटी जिंक, को जी टी गन। तो गन से बन गया गन मेटल। कॉपर, जिंक और टिन के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, गन मेटल कहते हैं। तो अब इसका सही आंसर बताऊंगा। आमतौर पर बेरिंग बुश बने होते हैं, जनरली बेरिंग बुश आर मेड कैसे मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, गन मेटल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के लिए के मुख्य मिश्र तत्व है। द मेन अलॉय एलिमेंट ऑफ द स्टेनलेस स्टील आर क्रोमियम निकिल, क्रोमियम टंगस्टन, निकेल बेनेडियम और निकेल टंगस्टन। तो स्टेनलेस स्टील के सॉकेट क्या बनाए थे हमने, बताओ कमेंट करके आप। इसके लिए बनी थी हमारी निको स्टील। ठीक, तो निक से बन गया निकिल, का से बन गया क्रोमियम और स्टील से बन गया स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बना होता है निकिल क्रोमियम स्टील का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको, निकिल क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाहरी लोड के अंतर्गत विनाश का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु की क्षमता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल enable it to withstand dis- destruction under external load। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कठोरता, शक्ति, दृढ़ता या फिर तन्यता। स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस और डक्टिलिटी। तो बाहरी स्ट्रेंथ को सहन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, बिना किसी डिस्टोर्शन के, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, स्क्रू, वोल्ट, स्टड, नट एंड बोल्ट। तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, नट और बोल्ट। ठीक, कई बार ऑप्शन में पूछता है लीड स्क्रू, पिच और लीड। ठीक है, पिच और लीड के सिद्धांत पर भी काम करता है। ठीक, एक ही होता है। अब माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm है। ठीक, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है।
अच्छा, माइक्रोमीटर के जो एनबिल और स्पेंडल जो में जो काले कलर की टिप होती है, वो किस मेटल की बनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसका जो होता है 3 mm की लगी होती है ना, ये याद रखना हमको, 3 mm की लगी होती है। तो किस मेटल का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि माइक्रोमीटर की टिप और एनबिल के जो बीच में काले कलर की लगी रहती है टिप, उसका मेटल किस मेटल की बनाई जाती है। ठीक, माइक्रोमीटर से एक और प्रश्न आता है कि रेचेट स्टॉप का उपयोग क्यों करते हैं। तो रेचेट को वो उपयोग इसलिए करते हैं हम एक समान दबाव लगाने के लिए, ठीक है। और लॉक नट का उपयोग क्यों करते हैं, तो लॉक नट का उपयोग रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का उपयोग करते हैं। अगला है, ब्रॉस हाफ बेरिंग में ऑयल ग्रुप काटे जाते हैं, इस काम के लिए किस प्रकार की चीजें उपयुक्त है। ऑयल ग्रुप्स आर अंडर अ ब्रॉस हाफ बेरिंग, विच टाइप ऑफ चीजल इज सुटेबल फॉर दिस पर। ठीक है, तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए ब्रास में हाफ बेरिंग के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए। फ्लैट चीजल, ये शायद मैंने पिछली क्लास में भी इसका एक क्वेश्चन बताया था आपको इसी का। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, बाकी यही क्वेश्चन था, इसी से मिलता जुलता। तो चीजल का नाम बताइए, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल या वेब चीजल। क्रॉस कट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, कीवे काटने के लिए। वेब चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, चेन ड्रिलिंग के लिए। ठीक, और ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड नॉच चीजल का उपयोग करते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिम का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, ये मोबाइल वाली सिम नहीं है ना। सिम इज जनरली यूज इस सीट मेटल वर्किंग में, फर्नीचर बनाने में, निर्माण कार्य में या रिवेटिंग में। सीट मेटल वर्किंग, फर्नीचर वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वर्किंग या रिवेटिंग। तो सिम का उपयोग कहाँ करते हैं हम, कमेंट करके बताओ आप। अब ये कमेंट मत करना कि मोबाइल में करते हैं ना। तो सिम का उपयोग कहाँ करते हैं हम, सीट मेटल वर्क में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक थ्रेड पर एक दिए गए बिंदु से अगले थ्रेड के संबंधित बिंदु तक की दूरी को कहा जाता है। अब ये जो प्रश्न है, इसका मतलब समझ लो, अब इमेज बनाना कि क्या बोल रहा है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको मतलब थ्रेड इस तरीके से होती है ना। ठीक, ये समझ लो आप, थ्रेड ऐसी होती है ना। तो ये थ्रेड होती है हमारी। तो ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ऑन द थ्रेड, वन थ्रेड टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड, तब इसी से मिलता जुलता दूसरी थ्रेड, ठीक है, संबंधित थ्रेड के बीच की दूरी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक, क्या ऑप्शन में पिच है, ऑप्शन में पिच है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, इसको रूट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया ऊपर वाला हमारा क्रेस्ट, ये हो गया मतलब रूट, ये हो गया हमारा फ्लैंक। इस वाली थ्रेड को आड़ी थ्रेड, मतलब आड़ी भुजा, मतलब लाइन को क्या बोलते हैं हम, फ्लैंक। एक थ्रेड का रूट व्यास किसका दूसरा नाम है। द रूट डायमीटर ऑफ अ थ्रेड इज आल्सो नाउ एस। अभी देखो, फिर से हमको थ्रेड बनाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, हम तब कर पाएंगे जब चीजों को इमेज बना पाएंगे हम। यदि चीजों की इमेज नहीं बना पाए ना हम, तो क्वेश्चन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये बोला रूट डायमीटर, अभी देखो मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट।
एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया। ठीक। इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रूट डायमीटर। ठीक। अ- अच्छा, ये हो गया क्रेस्ट डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं हम मेजर डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम? माइनर डायमीटर। इसमें माइनर डायमीटर है क्या ऑप्शन में? ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये माइनर डायमीटर। ऊपर वाला मेजर डायमीटर, ये वाला माइनर डायमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक होता है, एक ऐसी लाइन जाती है ना। ठीक, बीचों बीच में जाती है, इसको बोलते हैं हम पिच डायमीटर। तीन डायमीटर होता है। छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक की माइनर डायमीटर, ये बीच में से यहाँ से नापे तो ये पिच डायमीटर, और ऊपर वाला नापे तो क्रेस्ट से क्रेस्ट नापे तो हमारा मेजर डायमीटर। अगला, एक बोल्ट जो पिवट पॉइंट बना सकता है उसे कहा जाता है। अ बोल्ट दैट कैन एक्ट एज अ पिवट पॉइंट इज कॉल्ड। शोल्डर बोल्ट कहते हैं, जे बोल्ट कहते हैं, यू बोल्ट कहते हैं, या कैरिज बोल्ट कहते हैं? करेक्ट आंसर बताओ, इसका क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम शोल्डर बोल्ट। ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए बाइस का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइस शो ब्लॉक? जो बाइस दिखाई गई है, इस बाइस का नाम बताना है हमको। इसको क्या बोलते हैं? बेंच बाइस, हैंड बाइस, या क्या बाइस बोलते हैं? देखो ऑप्शन देखो, पिन बाइस, पाइप बाइस, हैंड बाइस, या मशीन बाइस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पिन बाइस। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न और आता है इसमें, ध्यान रखना, पाइप बाइस से। ऐसी कौन सी बाइस है जिसके जा वर्टिकल खुलते हैं? ठीक है, प्रश्न आता है, ये भी इसरो वगैरह में पूछा भी गया है। ऐसी कौन सी बाइस है, उस बाइस का नाम बताइए आप, जो जिसके या जो होते हैं वर्टिकल खुलते हैं। तो उसमें क्या आएगा हमारा? पाइप बाइस। पाइप बाइस के जो जा होते हैं वो वर्टिकल खुलते हैं। किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग हैवी ड्यूटी कार्य के लिए किया जाता है? विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क? बेंच बाइस, पोर्टेबल ग्राइंडिंग, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर। किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग हैवी ड्यूटी कार में करते हैं? ठीक है, बेंच किसका करते हैं? कमेंट करके बताओ आप। उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पेडेस्टल ग्राइंडर का। अच्छा, एक जरूरी सूचना बताना था आपको। एक सूरज नाम का लड़का है, वो मैसेज कर रहा है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन करना होगा। आगे से पीडीएफ जो है टेलीग्राम में ही मिलेगी आपको। ठीक है, और बहुत सारे लड़कों का मैसेज भी आ रहा है कि सर आप मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन बताइए किस तरीके से आएंगे। तो देखिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं। ठीक है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन यदि आप मेरे से चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दिया, इसका आईबीपीएस का भी दिया। लेकिन अभी क्या है, एसपीएम सर का पहला आईबीपीएस लेता था पेपर, लेकिन अभी ईडीसीआई ले रही है। तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, फिर भी मैं आईबीपीएस का जो हमारा जो था सिलेबस, मतलब जिस तरीके से वो पूछती थी आईबीपीएस, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको आने वाली क्लास में, अभी उसी का मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, आपको एक दो दिन में देखने को मिलेगा कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मैं आपको दूंगा। लेकिन वो सिर्फ आपको एज अ मटेरियल देने के लिए होगी, क्योंकि मेरे से अच्छे तो बहुत सारे टीचर हैं जो मैथ्स रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मटेरियल देने के लिए तैयार कर रहा हूँ क्लास। वो एक दो दिन में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर हमारे। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीजर का उपयोग करते हैं? ऊपर पढ़े अभी हमने। विच चीजर इज यूज टू सेपरेट मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? वेब चीजर का उपयोग करते हैं, फ्लैट चीजर का उपयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजर, या डायमंड पॉइंट चीजर का? तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? वेब चीजर का। ठीक, चेन ड्रिलिंग के लिए। क्रॉस कट चीजर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? कीवे काटने के लिए।
और डायमंड पॉइंट चीजर का उपयोग कहाँ करते हैं? कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए। अगला है, वुड वर्किंग सा के दांतों को साफ करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज टू शार्प द टीथ ऑफ अ वुड वर्किंग सा? बास्टेड फाइल का उपयोग करें, टिंकर फाइल, मिल्सा फाइल या रिफलर फाइल? कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। वुड वर्किंग सा के दांत को शार्प करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? मिल्सा फाइल का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टिंकर फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक हैमर का वजन कहाँ स्टैम्प किया होता है? वेयर इज द वेट ऑफ अ हैमर स्टैम्प्ड? ऑन द फेस, ऑन द पेन, चेक या आई होल? तो इसका वजन कहाँ स्टैम्प किया जाता है हमारा? वजन जो होता है चेक में हमारा स्टैम्प किया जाता है। अच्छा, 500 ग्राम हैमर है, 500 ग्राम का हैमर है वजन का, इसके लिए हमारे हैंडल की लंबाई कितनी होगी? हैंडल की लंबाई। हैंडल की लंबाई क्या होगी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु के गुण का नाम बताइए। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट resist resist the effect of the tensile force without rupture? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तन्यता, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मेलेबिलिटी? तो टूटे बिना जो थे तन्य बलों को प्रभाव को विरोध करने को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर होगा हमारा टेनासिटी। इसको तन्यता बोल, टेनासिटी है। अगला प्रश्न, नीचे चित्र में एक्स मार्क किया गया पार्ट्स का नाम बताइए। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन द फिगर बिलो। तो इस भाग का नाम बताइए। देखो ऊपर अभी मैं इसी की बात कर रहा था, आपको पूछा था कि ये जो 3 mm की जो टिप होती है किस मटेरियल की बनी होती है? एनबिल, थिम्बल, स्पेंडल या लॉक नट? तो लॉक नट तो हमारा यहाँ पर होता है, ठीक। थिम्बल हमारा ये हो गया, ठीक। और स्पेंडल हमारा ये हो गया। तो ये बचा भी है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एनबिल, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है? व्हाट इज द लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी ऑफ अ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm और 0.001 mm? तो बाहरी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। माइक्रो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? 0.05 mm। और बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? 5 मिनट। और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? 0.01 mm। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे चित्र में एक्स मार्क किए गए पार्ट्स का नाम बताइए। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन द फिगर। अब चित्र में ये इमेज देखिए आप, इसमें हमें एक्स भाग का नाम बताना, इसका नाम बताना क्या है। तो ये वाली जो भाग होती है ये होती है हमारी 3 mm की जो होती मार्जिन होती है ना, ये होता है हमारा लैंड, इसको लैंड बोलते हैं। और इधर वाला भाग होता है ये फ्लूट होता है, इसको बोलते हैं हम लीप, ठीक है। तो एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं? देखो लीप तो ये हो गई हमारी, लैंड ये हो गया ब्लैंक, और बचा क्या बना? पॉइंट एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम पॉइंट एंगल।
इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट, स्लीव, पंच या हैमर? तो ड्रिफ्ट, ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? इसमें ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट जो होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, एमएस का बनाया जाता है, ठीक ये भी आता है। और 30 डिग्री टेपर होता है, ये भी पूछता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में पूछा गया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में पूछा गया था, ठीक। और स्लीव और सॉकेट, स्लीव का उपयोग कब करते हैं? स्लीव का उपयोग तब करते हैं जब ड्रिल का साइज छोटा होता है, ठीक, तब स्लीव का उपयोग करते हैं। और सॉकेट का उपयोग कब करते हैं? जब ड्रिल का साइज बड़ा होता है, मतलब बड़े साइज के ड्रिल पकड़ने होते हैं, तब सॉकेट का उपयोग करते हैं। और छोटे साइज के ड्रिल को पकड़ने के लिए स्लिप का उपयोग करते हैं। तंग स्थान पर उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। नेम द टेप रिंच यूज इन रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। बॉक्स टाइप टेप रिंच, टी हैंडल टेप रिंच, फोर्स टाइप टेप रिंच या डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच? सही आंसर होगा इसका टी हैंडल टेप रिंच। अच्छा, ये प्रश्न भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सेंटर का पेपर हुआ था, तो 42 फैक्ट्रियों का जो एक साथ पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ड्रिल ऑपरेशन में फीट की इकाई होती है मीटर पर रैप, रैप मतलब चक्कर, पर रैप, प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट या प्रति मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पर रैप, रैप मतलब रेगुलेशन, चक्कर, प्रति चक्कर होता है फीट की इकाई। अगला प्रश्न है, बर्नियर कैलिपर में एक्स मार्क किया गया पार्ट्स का नाम बताइए। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन बर्नियर कैलिपर। इस भाग का नाम बताना है हमको। बीम कहते हैं, फिक्स बार कहते हैं, डेप्थ बार कहते हैं या थिम्बल लीवर कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम डेप्थ बार। एक कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की सटीकता कितनी होती है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन अ कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 5 सेकेंड? प्रोटेक्टर हेड की कितनी एक्यूरेसी होती है हमारी? 1 डिग्री, ठीक। अच्छा, एक और प्रश्न बोलता है, कॉम्बिनेशन सेट में जो होता है कितने पार्ट्स होते हैं? हेड मतलब हेड होते हैं, हेड पूछता है तो इसमें 3 हेड होते हैं, ठीक। ब्लेड को काउंट नहीं करता है, ध्यान रखना, आप ब्लेड को काउंट करोगे तो 4 लगा दो। सही आंसर किसको मानता है? वो 3 को ही। अगला प्रश्न है, पुनः शार्प किए गए डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू फिनिश अ रिशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट? फाइल, ग्राइंडर, स्क्राइबर या ऑयल स्टोन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, कमेंट करके बताओ क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑयल स्टोन। अगला है, बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ अ बेबल प्रोटेक्टर? लंबाई की जांच करने के लिए, वर्क पीस सेट करने के लिए, कोण मापना और गहराई मापना? तो बेबल प्रोटेक्टर जो होता है कोण को मापता है, ठीक, मेजरिंग एंगल। बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं मेजरिंग एंगल के लिए। खोखली सिलिंड्रिकल जॉब्स को पकड़कर रखने के लिए किस बाइस का उपयोग करते हैं? विच बाइस इज यूज टू होल्ड होलो सिलिंड्रिकल जॉब? पिन बाइस का, पाइप बाइस का, हैंड बाइस का या बेंच बाइस का? तो खोखली जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइप बाइस का।
एक हैमर के फेस पर हल्की उत्तलता क्यों दी जाती है? वाई स्लाइड कन्वेंसिटी प्रोवाइड ऑन द फेस ऑफ अ हैमर टू मेक strictly effective to make striking effective to avoid digging by edge for even loading during sticking to avoid damage to वर्कपीस सरफेस। तो किसके लिए उपयोग करते हैं हम? कमेंट करके बताओ इसका। स्ट्राइकिंग करने पर सामान लोडिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, उत्तलता बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। हैंड टेप आगे से चेम्पर क्यों किए जाते हैं? वाई आर हैंड टेप चेम्पर्ड एट अ फ्रंट एंड? सीधे में लाने के लिए, और अलाइनिंग, फिनिशिंग के लिए, मजबूती के लिए, या पकड़ के लिए? हैंड टेप को आगे से चेम्पर क्यों करते हैं हम? इसका सही आंसर होगा हम और अलाइनिंग के लिए। नीचे दिखाया गया बाहरी माइक्रोमीटर में ब्रिटिश टाइप का है, में रीडिंग क्या होगी? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम? इसका कमेंट करके बताओ आप, सही आंसर क्या होगा? देखो, इसमें जो एक भाग का मान होता है कितना होता है हमारा? 0.01 इंच। ठीक, सब डिवीजन कितना होता है? 0.025। बाकी का जो होता है थिम्बल डिवीजन कितना होता है? 0.001 इंच। अब इसमें देखते हैं हम मेन स्केल डिवीजन कितना है? 3। ठीक, इंटू इसमें करेंगे हम 3, बराबर कितना हो जाएगा? 0.300 इंच। अब देखो इसमें सब डिवीजन कितने हैं, तो सब डिवीजन कितने हैं? एक तो ये हो गया, एक यहाँ ये खुला है, और दूसरा थोड़ा सा आगे है, खुला मतलब दूसरे से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो इसमें कितने सब डिवीजन हो गए? 2। अब रीडिंग कितनी होगी हमारी? 0.050 इंच। ठीक, अभी इसमें जो है थिम्बल डिवीजन कितना मिल रहा है हमारा? सब डिवीजन होगा, थिम्बल डिवीजन कितना मिला? ये वो 5 लाइन है, 5वीं लाइन हो गई, 6वीं, 7वीं लाइन मिल रही है ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 7 हमारा थिम्बल डिवीजन होगा। तो थिम्बल डिवीजन की रीडिंग कितनी होगी? 0.7। तो इसका जोड़ेंगे कितना आएगा? 0.357 इंच। ये हमारी कितनी हो, क्या होगी इसकी रीडिंग होगी? ठीक है, तो अब ये ऑप्शन में देखते हैं हमको कहाँ मिल रहा है। ए ऑप्शन भी कट गया, बी भी कट गया, सी के लगभग पास में है। अभी देखते हैं डी। डी भी थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अच्छा, कल के जो पेपर में, कल का जो वीडियो बनाया था उसमें भी एक माइक्रोमीटर से ही क्वेश्चन था, उसमें 24 नंबर का था, जो अब किसी लड़के ने कमेंट करके बताया था, उसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसकी रीडिंग लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। सरफेस प्लेटों को स्ट्रेस रिलीव्ड अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्ट्रेस रिलीव्ड कास्ट आयरन? जंग लगना रोकने के लिए, ब्रेकिंग रोकने के लिए, विकृति रोकने के लिए, थर्मल विस्तार रोकने के लिए? टू प्रिवेंट corrosion, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन? सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ आप। सरफेस प्लेट को जो है कास्ट आयरन से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें विकृति को रोकने का कारण होता है। ठीक है,
विकृति को रोकता है ये, इसलिए इसको कास्ट आयरन से बनाते हैं। अच्छा, कल एक प्रश्न पूछा था मैंने, कास्ट आयरन में कूलेंट के रूप में हवा का ही उपयोग क्यों करते हैं, पानी का क्यों नहीं करते हैं? ठीक, ये पूछा था आपने, अभी तक नहीं बताया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कास्ट आयरन में जो है पानी का उपयोग क्यों नहीं करते कूलेंट के रूप में। ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ड्रिल गेटिंग ओवरहीटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग? ड्रिलिंग के दौरान क्यों गर्म होता है? ड्रिल को सही तरीके से पकड़कर रखा नहीं गया है। ड्रिल इज नॉट हेल्ड करेक्टली। वर्कपीस इज नॉट हेल्ड करेक्टली। क्लियरेंस एंगल इज नॉट करेक्ट। फ्लूइड आर क्लॉग्ड विथ चिप्स। ओवरहीट क्यों कर रहा है, आपको इसको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका? ड्रिल को सही तरीके से नहीं पकड़ा गया है, वर्कपीस को मजबूती से पकड़ कर नहीं रखा गया, ये क्लियरेंस कौन सही नहीं है, या चिप्स भरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? क्लियरेंस कौन, क्लियरेंस एंगल इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है ना। यदि किसी ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा, अभी पढ़े हमने, ओवरहीट करेगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या होगा, हो सकता है। व्हाट इज द हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ अ ड्रिल इज टू हाई? क्या होगा? कटिंग एज कौन हो जाएगा, कटिंग एज शार्प हो जाएगा, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, या मटेरियल एज मटेरियल नहीं काटेगा? क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ठीक, क्लियरेंस कोण यदि सही नहीं रखेंगे हम, तो क्या होगा हमारा? क्लियरेंस कटिंग एज जो है कम हो जाएगा। क्लियरेंस कोण अधिक रखने से कटिंग एज जो है कमजोर हो जाता है। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पेंडल आउट ऑफ सेंटर रन करता है तो क्या होगा? ड्रिलिंग के दौरान स्पेंडल आउट ऑफ रन करेगा तो क्या होगा? ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल ओवरहीट हो जाएगा, ड्रिल रफ छेद बनाएगा, ड्रिल ओवर साइज छेद बनाएगा। तो ड्रिल क्या होगा? आउट ऑफ सेंटर करेगा तो ड्रिल जो है अपने साइज से, मतलब ओवर साइज ड्रिल बना छेद कराएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यदि ग्राइंडिंग व्हील की सतह स्मूथ और चमकदार हो जाती है तो इस दोष को क्या कहते हैं? व्हाट इज द व्हाट इज द डिफेक्ट कॉल्ड इफ द सरफेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील बिकम्स स्मूथ अ शाइनिंग? ग्लेजिंग कहते हैं, ट्विंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। तो इन तीनों को बताना। अच्छा, ड्रेसिंग जो होता है, ड्रेसिंग तो लोडिंग और ग्लेजिंग को ठीक करने के लिए ड्रेसिंग करते हैं। इसमें एक स्टार ड्रेसर होता है और एक डायमंड ड्रेसर होता है, दो टूल होते हैं जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं। जब ड्रेसिंग के टाइम पे जो मटेरियल निकलता है उसकी रेंज कितनी है? 0.025 mm। ठीक, ये रेंज होती है, इतना मटेरियल निकलते हैं ना, 25 माइक्रोन के बराबर मटेरियल निकलता है ग्राइंडिंग करते टाइम, जो ट्विंग करते हैं हम तो, है ना। अब ग्लेजिंग और लोडिंग क्या था? लोडिंग में जो होता है दांते फंस जाते हैं, और ग्लेजिंग में दांते झड़ जाते हैं, जिससे चमकदार बन जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ग्लेजिंग, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कृषि उपकरण रॉट आयरन में क्यों बनाए बने होते हैं? बाय एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आर मेड ऑफ रॉट आयरन। कम लागत के कारण, भारी वजन के कारण, घिसावट प्रतिरोधी के कारण, और संरक्षण प्रतिरोधी के कारण। लो कॉस्ट, हैवी वेट, वेयर रेजिस्टेंट, या कोरोजन रेजिस्टेंट। तो कृषि उपकरण रोटारन से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है जंग नहीं लगता। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा जंग नहीं लगता क्यों? क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, कार्बन का 0.0
0.02% होती है कार्बन की मात्रा। 0.02% से 0.03% के बीच में इतनी ही कार्बन होती है इसमें। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए ड्रिल के छेद में किस प्रकार का दोष हो सकता है। देखो, अभी किस प्रकार का दोष हो सकता है आपको इमेज देख के बताना है कि यहाँ पर क्या दोष हो सकता है। ये जो देखो, यहाँ पर जो जो डायग्राम दिया गया है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, ये ड्रिल का एक्चुअल साइज है। ठीक है, लेकिन ये ड्रिल का काम कर रहा है, मतलब ड्रिल का काम कर रहा है, ये जो लाइन है इससे ज्यादा काट रहा है। तो क्या होगा, रफ होल बनेगा, ओवर हीट ड्रिल, ओवर साइज होल, या अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स, मतलब चिप्स का असमान फ्लो। तो ये क्या होगा, अपने साइज से ज्यादा छेद काट रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ओवर साइज छेद बनाने का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। यदि एक ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र क्लॉग हो जाते हैं तो क्या होगा। क्लॉग मतलब फंस जाते हैं उसमें। वट वट विल बी द डिफेक्ट इफ द पोर्स ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लोगिंग, मतलब उसमें फंस जाते हैं। ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या ड्रेसिंग, क्या बोलते हैं हम, कमेंट करके बताओ। इसको क्या बोलते हैं हम, लोडिंग। क्लॉग होने को लोडिंग कहते हैं, और ग्लेज होने को ग्लेजिंग कहते हैं, चमकदार होने को। अच्छा, लोडिंग के कारण क्या होता है, लोडिंग का कारण जो होता है, एक तो कोर्स ग्रेन का ग्राइंडिंग व्हील होना। ठीक, कोर्स ग्रेन का ग्राइंडिंग व्हील होना मतलब दूर दूर दांते होंगे तो सीधी सी बात दांते फंस जाएंगे। और सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करना, उससे भी लोडिंग होता है, लोडिंग होते हैं। और ग्लेसिंग का कारण क्या होता है, ग्लेसिंग में जो है हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करना, और जो जो डेंस डेंसिटी मतलब ज्यादा होना। ठीक, तब जो कोर्स ग्रेन का उपयोग ना करके डेंस ग्रेड का उपयोग करने से ग्लेसिंग होती है। अगला, क्यों क्यों सटीक इंस्ट्रूमेंट इनवार स्टील के बने होते हैं। जो प्रिसीजन इक्विपमेंट होते हैं वो एनवार स्टील के क्यों बने होते हैं। बाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ एनवार स्टील, ड्यूटी मतलब टिकाऊपन के कारण, कम लागत के कारण, फाइन सतह फिनिश के कारण, या बहुत कम विस्तार गुणांक के कारण। तो क्या होता है इसमें, बहुत कम विस्तार गुणांक होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे चित्र में दिखाई गई फिट का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट शो इन द फिगर बिलो। ट्रांजैक्शन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट, या इंटरफेरेंस फिट। तो जब अब ये फिट दिखाई गई है, देखो इसमें ये हो गया हमारा होल, ये हो गया हमारा सॉफ्ट। देखो ये हमारी जीरो लाइन। ठीक, जीरो लाइन से ये हमारा होल है, और सॉफ्ट ये हमारा, सॉफ्ट ये नीचे है। ठीक, जो जीरो लाइंस है ये हमारा सॉफ्ट है। सॉफ्ट सॉफ्ट कैसी कटी है, देखो सॉफ्ट का सेक्शन ऐसा है। ठीक है, इस इस दिशा में कटी है, ये हमारी ये सॉफ्ट हो गई। ठीक, और होल कैसा कटा है हमारा, ये ऊपर वाला जो, सॉरी, सेक्शन से नहीं, जीरो, ये जीरो लाइन हो गई, और ये हमारा होल है। ठीक, और ये हमारी सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट नीचे है होल साइज से। तो सॉफ्ट का साइज जो है होल के साइज से कम है। तो क्या होगा हमारा वहां पर, क्लियरेंस फिट। ऑप्शन सी हमारा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी घटक की साइज और उसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। विचलन, ऊपरी विचलन, निम्न विचलन, या वास्तविक विचलन। ये क्या बोल रहा है, किसी घटक के साइज और उससे संबंधित बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं। जब साइज और बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम विचलन। अब आता है
बर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर माइक्रोमीटर? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm या 0.002 mm? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बर्नियर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। लेकिन बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 mm। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 0.02 जो होता है बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। नीचे चित्र में दिखाए गए टूल का क्या नाम है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर या थ्री स्क्वायर स्क्रैपर? तो इस स्क्रैपर का नाम बताइए क्या है? ये हमारा है फ्लैट स्क्रैपर। नीचे चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। नेम द ऑपरेशन शो इन द फिगर। इमेज में जो दिया है इसको क्या फाइलिंग कहते हैं, हेक्साइन कहते हैं, स्क्रैपिंग कहते हैं या चिपिंग कहते हैं? चिपिंग तो चीजर से करते हैं, तो यहाँ कोई चीजर है नहीं। हेक्साइन हेक्सा से करते हैं, हेक्सा भी नहीं है। फाइलिंग फाइल से करते हैं, फाइल भी नहीं है। तो क्या होता है? स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैपर है। अगला प्रश्न है, बड़ी फ्लैट सतह के मध्य भागों को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग करते हैं? Which scraper is used to scrape the central portion of a large flat surface? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रिंगुलर स्क्रैपर या बुल नोज स्क्रैपर? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? फ्लैट स्क्रैपर। नीचे चित्र में दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर बिलो। स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज? स्क्रू पिच गेज तो है नहीं, ठीक। बाहरी माइक्रोमीटर भी नहीं है। अभी बचा क्या? कैलिपर गेज भी नहीं है। तो बचा क्या? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ये क्या है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, जिसका जो है एनबिल जो होती है वी टाइप की एनबिल होती है। अगला, एक थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? विच गेज इज यूज टू कंपेयर और प्रोफाइल ऑफ अ थ्रेड? थ्रेड की कंपेयर मतलब कंपेयर करने के किसका उपयोग करते हैं? प्लग गेज का, फीलर गेज का, रेडियस गेज का या स्क्रू पिच गेज का? तो थ्रेड की प्रोफाइल के कंपेयर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्क्रू पिच गेज का। रेडियस गेज का रेडियस चेक करने के लिए करते हैं। फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? फीलर मतलब दो दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए। अच्छा, फीलर गेज जो होते हैं 4 सेट में मिलते हैं। कितने सेट में मिलते हैं हमारे? 4 सेट में। आग से बचाव के लिए किस गैस को खत्म किया जाना चाहिए? विच गैस मस्ट बी एलिमेंट eliminated टू प्रिवेंट ऑफ और एक्सटिंग्विशर फायर? ऑर्गन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो किस गैस को खत्म करना चाहिए हमको? वहां पर ऑक्सीजन का। इस तरीके से ट्रेंगल होता है हमारा, ठीक। यहाँ पर होता है हीट, यहाँ होता है हमारा हीट, ठीक। इधर होता है ऑक्सीजन, और यहाँ होता है हमारा हीट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब हमारा आग लगती है। ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है? हमारा स्मोकिंग। फ्यूल को हटाना क्या कहते हैं? उसको स्टर्विंग। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। और हीट को हटाने को क्या बोलते हैं हम? कूलिंग। ये भी हमको याद रखना। जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करें? जले हुए हाथ पर गर्म हवा डाल लगाएं, जले हुए हाथ पर ठंडी हवा लगाएं, या जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढकें, या जले हुए हाथ को गर्म पानी से ढकें? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जले हुए हाथ को ठंडे पानी से धोना है, ठीक है, कवर करना। अगले, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन हानिकारक है?
ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? ऑक्सीजन है क्या? जल वाष्प है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव स्वास्थ्य के लिए जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हानिकारक होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में टॉर्क की इकाई क्या है? किलोग्राम, मीटर प्रति मिनट, न्यूटन मीटर या किलोग्राम प्रति घंटा? तो टॉर्क की इकाई कितनी होती है हमारी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, आज 5वीं क्लास थी। अगली जो 6वीं क्लास आएगी इसमें इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि इसी में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा इसी क्लास में, क्योंकि अलग से क्लास लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर उसकी अलग से क्लास लाऊंगा। आप जो भी कहोगे कमेंट करके बताना कि इसी में मिक्स करना है या फिर अलग से कोई क्लास करनी है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लगभग 2 बजे या 3 बजे तक हमको पीडीएफ बनानी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है, और सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं होता। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।